हाँ जी साहब, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त आशीष वर्मा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे लोग दो दो रुपये बचा रहे हैं अपना पैसा बचा के या फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, वहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री के जो कार सेल्स फिगर है वो तो भैया रॉकेट स्काई हाई हो चुके हैं। क्या इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सच में आग लग चुकी है। सेल्स फिगर जुलाई 2026 के आ चुके हैं और रिपोर्ट आपको शॉक कर देगी। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 33% की ग्रोथ देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। भैया लोगों के पास इतना अचानक पैसा कहाँ से आ गया। ऑलमोस्ट 4.7 लाख गाड़ियाँ बिकी है पिछले महीने जुलाई 2026 में। जी हाँ, 4.7 लाख कार्स। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि भैया गाड़ी ऐसी क्यों बिक रही है, या फिर कार कंपनियां ऐसा कुछ करने वाली है जिससे लोग डर के मारे गाड़ियां अभी खरीद ले रहे हैं कि अगला कहीं महंगा ना पड़ जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अब आज की बात हम शुरू करेंगे भैया। जुलाई 2026 के सेल्स फिगर्स क्या ये असली है या फिर आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, और हम बात करेंगे कि असली में कि गाड़ियाँ जो लोग खरीद रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के खरीद रहे हैं, या फिर ऑन एयर औने पौने दाम पे डिस्काउंट के चक्कर में लोग गाड़ियाँ खरीद ले रहे हैं। तो दोस्तों, अचानक से गाड़ियों की सेल्स इतनी बड़ी है, इसका एक्चुअल वजह क्या है। हम एक काफ़ी सारे सोर्सेज से मैंने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। मारुति सुजुकी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि 3 सबसे बड़े कारण रहे हैं जिससे कार की सेल्स बढ़ी है। उनमें से 3 कारण मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो मुझे जो रीज़न लग रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। जो उनके तरफ से जो बयान आया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो फैक्टर रहा है GST 2.0 इफेक्ट। गवर्नमेंट की तरफ से मिले टैक्स रिलीफ ने कार प्राइजेस कंज्यूमर फ्रेंडली बनाए हैं। तो GST में जैसे रियायत मिली है, 12 लाख तक की इनकम वालों को मामूली से टैक्स रियायत मिली है, तो वो परचेजिंग पावर में कार सेल्स की तरफ भी जा रहे हैं। दूसरा है रेपो रेट में कट, यानी बैंक लोन सस्ते हुए हैं जिससे EMI बर्डन कम हुआ है। EMI पे लोन इजीली मिल जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो लगा, इनकम टैक्स में रिलीफ। जैसे मैंने आपको बताया था, 12 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स रिलीफ मिला है उसने मिडिल क्लास बायर के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली एक स्पेंडिंग बनाई है कि आप उस पैसे को कहीं और स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, उसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं जो मेरे को लगा है, जो मेरी फाइनेंस से पता लगा है। सबसे पहली बात तो SUV का क्रेज़ बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। बैंक लोन का मैंने बता दिया, EMI लेना आसान हो गया है। उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जा रही है। जी हाँ, हर साल हर एक कैलेंडर ईयर में नई टेक्नोलॉजी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में। जैसे कि ADAS हो गया, हाइब्रिड हो गया, EV टेक्नोलॉजी के विकल्प भी आ चुके हैं जो ग्राहकों के लिए बहुत ही आकर्षक होता जा रहा है। प्लस सीजन के डिपेंडिंग करता है कि वो डिस्काउंट किस तरह के मिल रहे हैं, और GST रेट कट तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस तरीके के रीजन बहुत सारे रहे हैं जो लोग अपनी पुरानी कारों को बेचकर नई कार की तरफ जा रहे हैं और उनको अच्छी डील भी मिल जा रही है। तो ये सब कारण रहे हैं जिससे जुलाई के फिगर्स, जहाँ तक मेरा अनुमान है, काफ़ी ऊपर गए, यानी 33% अपने हाई ऑल टाइम हाई रेट पे गाड़ियों का परफॉर्मेंस, सेल्स का परफॉर्मेंस रहा है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाड़ियों के परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी जो मार्केट लीडर है मार्केट की, वो है मारुति सुजुकी। मारुति ने जुलाई 2026 में अपने ऑल टाइम बेस्ट सेल्स रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 1,96,203। जी हाँ, 1,96,203 203 यूनिट्स। पिछले साल जुलाई 2025 में यही नंबर 1,37,776 था, 1,37,776 यूनिट्स बेची थी। ये सीधा 43.4% का ग्रोथ जंप है। तो मारुति की ग्रोथ सिर्फ SUV में नहीं है, बल्कि स्मॉल हैचबैक और अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शंस भी काफ़ी अवेलेबल है उनके पास। जैसे CNG है, EV भी आ चुकी है। मारुति ने इस टाइम मार्केट शेयर को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रखा है, ये बात सच है। वो EV में उतर चुके हैं, CNG में जाइंट तो है ही। पेट्रोल की गाड़ी काफ़ी अच्छी उनकी बिकती है, चाहे वो पैसेंजर में हो या टूरिस्ट में हो। तो ये सब चीज़ें रही हैं कि मारुति का सेल्स फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स एंड Hyundai की, जो कि नंबर 2 बैटल के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के फिगर्स की बात करें, टाटा ने भी जाहिर सी बात आपको चौंका दिया। टाटा के नंबर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। EV जाइंट बन चुकी है, कॉम्पैक्ट हैचबैक है, SUVs हैं, और CNG ऑप्शन है, पेट्रोल है, डीजल है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जुलाई 2026 में टाटा ने 62,611 यूनिट्स डिस्पैच करी है, यानी 62,600 प्लस गाड़ियाँ उन्होंने बेची हैं जुलाई के मंथ में, जो कि 2025 में 39,521 थी। यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ उनको मिला है। ऑलमोस्ट 58% का मैसिव ग्रोथ है। EV और ICE दोनों सेगमेंट में टाटा ने दबदबा अपना बना के रखा हुआ है। देखिए, Hyundai की फिगर्स की बात करें, Hyundai ने भी अपना ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली सेल्स हिट किया है, 54,210 यूनिट्स बेची है, यानी
3% का ईयर ग्रोथ। क्रेटा और वेन्यू की वजह से Hyundai स्ट्रांग है, लेकिन जुलाई में टाटा ने Hyundai को पीछे छोड़ दिया, नंबर 2 की पोजीशन पे आ चुकी है। तो टाटा हेड्स ऑफ हो चुकी है और Hyundai और महिंद्रा के लिए ये रेस थोड़ी सी और टफ हो चुकी है। अब हम बात करते हैं महिंद्रा, Hyundai और अदर प्लेयर्स की, जो इस मार्केट में अभी कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है जुलाई 2026 के मंथ में। देखिए महिंद्रा के जो फिगर्स हैं, जाहिर सी बात है एसयूवी का किंग रहा है, तो महिंद्रा ने 60,048 यूनिट्स बेची हैं, 20% की ग्रोथ है, जिसमें थार, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 7 की डिमांड अभी भी टॉप पर बनी हुई है। होंडा की फिगर्स की बात करें, होंडा के लिए भी काफ़ी अच्छी यूनिट्स उन्होंने बेची है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है वो, 6,014 यूनिट्स के साथ 40% की ग्रोथ है। टोयोटा ने 30,516 यूनिट्स बेची हैं, 5% का ग्रोथ उनको भी मिला है। उसके अलावा किया इंडिया की बात करें, 28,200 यूनिट्स उन्होंने सेल करी है, जिसमें 27.4% का बेस्ट जुलाई ग्रोथ है। फिर हम बात करते हैं MG मोटर्स JSW, 8,158 यूनिट्स, 22% की ग्रोथ के साथ। देन फाइनल में निसान इंडिया ने 4,518 यूनिट्स बेची है, जो कि 3x है जंप फ्रॉम लास्ट ईयर, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ निसान और रेनॉ की भी आई है इस साल। लेकिन दिमाग में एक घंटी ज़रूर बजती है दोस्तों कि क्या सब कुछ इतना अच्छा है, वाकई में सब कुछ इतना अच्छा फिगर चल रहा है, क्या मार्केट में इतनी अच्छी उछाल हो चुकी है। क्वेश्चन यही दिमाग में आता है। देखिए ये रिकॉर्ड बिक्री का मतलब ये नहीं कि हर कार खरीदना सही फैसला होता है, बिल्कुल भी नहीं। आज भी लोग बिना रिसर्च करे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, फिर बाद में उस ट्रैप में फंसते हैं। बहुत से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं जब भी गाड़ी कोई खरीदते हो। रिसर्च इन डिटेल होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इंश्योरेंस कितना महंगा है, कितना सस्ता है, बैटरी महंगी है, कितनी सस्ती है, ठीक है, रीसेल वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सा इंजन ऑप्शन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और कुछ मामलों में तो गलत जानकारी देकर लोग गाड़ियां बेच देते हैं भोले भाले कस्टमर्स को। तो आप अपनी कोई भी गाड़ी खरीदते हो, यानी जहाँ पे भी अपना पैसा लगाते हो, वहाँ सोच समझ के लगाओ और बहुत रिसर्च वर्क करके भी लगाना जरूरी है। आस पड़ोस में जिसके पास गाड़ी है उसकी गाड़ी देख के आपको नहीं खरीदनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो अपना बिजनेस चाहती है, ना कि आपका फ़ायदा। आपको आपका फ़ायदा निकालना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि कौन से ट्रिक्स, कौन से टिप्स, किस तरह की रिसर्च वर्क आपको करना है गाड़ी खरीदने से पहले। अगला पॉइंट आता है जिसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि देखिए मेरी सलाह में आपको मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं गाड़ी खरीदने से पहले। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो या फिर कोई गाड़ी एक्सचेंज में आप ले रहे हो, स्पेशली मैं नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हैंड मार्केट में बात नहीं कर रहा, कम से कम आपको इन चीज़ों के बारे में जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो सर्विस नेटवर्क कैसा है। मारुति, Hyundai, टाटा, महिंद्रा, इनके सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं। आपके शहर में सर्विस नेटवर्क अच्छा है या नहीं है, आप सर्विस सेंटर जाके वहाँ चेक करो, शोरूम में जाके चेक करो गाड़ी की कितनी भीड़ है, वो कितनी यूनिट्स सर्विस कर पाएंगे। अगर ज़्यादा भीड़ है या नहीं भीड़ है, आपके यहाँ पे सर्विस सेंटर है, शोरूम है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में चेक करनी है। इंश्योरेंस कॉस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर गाड़ी की इंश्योरेंस कॉस्ट अलग होती है, डीजल की अलग, CNG की अलग और पेट्रोल की अलग। उसके अलावा रीसेल वैल्यू भी आपको चेक करनी है कि भैया रीसेल वैल्यू उसकी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको माइलेज कितनी दे रही है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और माइलेज कम दे रही है तो आप फंस जाओगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बैटरी या इंजन की लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप गाड़ी खरीदते हो उसके स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे, कितने सस्ते हैं। और जब आप गाड़ी एक बार ले लेते हो, सिर्फ काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये सारे खर्चे भी आपके हर साल लगे रहते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। E20 के लिए भी आप सजग रहिए कि कौन सी गाड़ी में कितना खर्चा आ रहा। अगर मेरे को भगवान न करे E20 फ्यूल से मेरी गाड़ी ख़राब होती है, ज़्यादातर गाड़ियों में खराबियाँ बड़ी जो महंगी गाड़ियाँ हैं, BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, वो तो E100 पेट्रोल से कम में बात ही नहीं चल रही है। लेकिन जो भी आप गाड़ी अपने बजट के हिसाब से खरीदते हो, उसको भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आप गाड़ी अपने हिसाब से खरीदेंगे। और अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो और आपको कोई गाड़ी मन में है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा, Hyundai, टोयोटा या किसी और कंपनी की चुनेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आएगा और हमारी वीडियोस आपको पसंद आती होगी। अगर इसी ईमानदारी और इंसानियत को चाहते हैं F50 पर आशीष को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, उसे दबाना ना भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।